जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। वक्फ क्या है? वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल, इन सब पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और वक्फ बोर्ड में 2024 संशोधन में क्या है और इसमें सरकार की क्या मंशा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। वक्फ हुजूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, अल्लाह के नबी के ज़माने से लोग अपनी ज़मीन, अपने चल अचल संपत्ति गरीबों और लोगों की भलाई के लिए दान में देते हैं और वो ज़मीन अल्लाह की रज़ा के लिए दी जाती है और वो उसका मालिक दान देने वाला नहीं, उसका मालिक अल्लाह हो जाता है। दान देने वाला वक्फ करने के बाद अपनी ज़मीन को वापस नहीं ले सकता, ये इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। वो ज़मीन हमेशा वक्फ की ही रहेगी और वो मज़हबी मामलों के लिए, धर्मार्थ के लिए, धर्मार्थ यानी चैरिटेबल, लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है और आज भी हो रही है। वक्फ बोर्ड इस समय सरकार की एक कानूनी इकाई है जो वक्फ की संपत्तियों की देखरेख करती है और उसका प्रबंधन करती है। उसकी आमदनी और उसके खर्च की देख रेख के लिए जो कमेटी बनी है सरकार की तरफ से, उसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में वक्फ बोर्ड है और उसके मुख्यालय ज़्यादातर उन राज्यों की राजधानी में हैं। उनके ऊपर एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और उसी का एक इकाई वक्फ ट्राइब्यूनल है जो उनके विवादों को या उनके मामलों को जांच करती है, उस पर निर्णय देती है। वक्फ बोर्ड में सरकार अपनी मर्जी से अपने लोगों को रखती है। आज सभी राज्यों की सरकारों में सरकार के लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो मुस्लिम हैं, क्योंकि आज नेताओं की नीयत खराब है, नेता बेईमान हैं, इसलिए उसमें बैठे हुए लोग कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं। तो उसमें समय समय पर सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं। सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1954 में वक्फ बोर्ड वजूद में आया। उससे पहले जब अंग्रेज़ थे तो उस संपत्ति का देखरेख करने के लिए एक अलग अधिकारी होता था। उससे पहले मुग़लों के ज़माने में या सल्तनत काल में या उससे भी पहले जो सरकारों का स्वरूप था, उस समय भी उस संपत्ति को देखने के लिए सरकार की तरफ से एक
संस्था होती थी, एक विभाग होता था, उसमें अधिकारी होते थे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड सभी राज्यों के वक्फ बोर्डों के पर निगाह रखता है, उनको उनके कामों की देखरेख करता है। और ट्राइब्यूनल उनमें अगर कोई उन संपत्तियों पर कोई कब्जा कर लेता है या किसी साजिश के तहत वक्फ बोर्ड की ज़मीन लोगों को दी गई है और उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या आज वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर सरकारी इमारतें हैं, रेलवे स्टेशन हैं और अस्पताल भी हैं, उन सब की जांच और देखरेख करने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल में मामला पहुंचता है और उसका फैसला अंतिम होता है। लेकिन अगर कोई विवाद लंबा है तो आज जो कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें दखल नहीं दे सकता, ये सरकार की और जो आज लोग साजिश कर रहे हैं उनकी ये अफवाह है। जो मैटर होते हैं रिव्यू करके वो मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। उन्नीस के बाद 1995 में, क्योंकि उस पीरियड में कुछ लोगों ने कब्जे किए, जिन्होंने किराए पे लिए उन्होंने किराए नहीं दिए या किराए नहीं बढ़ाए, तो वक्फ की संपत्ति पर लोग काबिज हुए या उसका दुरुपयोग हुआ, तो उस पर पुनः सरकार ने 1995 में एक संशोधन किया और उसको मजबूत किया। 2013 में वक्फ बोर्ड को और शक्ति दी गई, क्योंकि आज़ादी के बाद लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर ही नहीं, किसानों की ज़मीन भी हड़पने का काम किया है और संपत्ति के अधिकार का, जो हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार दिया गया है, उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। लोगों से ज़मीनें छीनी गई हैं या उनसे सस्ते दामों पर ली गई हैं, जिस मकसद के लिए ली गई थी उनमें वो काम नहीं हुआ, उसको बेचकर, उनको ऊंचे दामों पर बेचकर काला बाजारी की गई उन पर, और नए नए हथकंडे अपनाकर उनको आज भी जो सरकार होती है, सरकार के लोग या सरकार के करीब रहने वाले लोग आज भी वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वक्फ के पास जो संपत्ति है पूरे भारतवर्ष में 9.4 लाख एकड़ जगह है, जो सेना, रेलवे के बाद वक्फ संपत्ति का तीसरा नंबर का संपत्ति है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास 8,72,321 संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां हैं, और 15,713 चल संपत्तियां हैं। वहीं उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं और उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। सरकार की मंशा बोहरा समाज और आगा खानियों के लिए भी अलग से वक्फ बोर्ड बनाने की साजिश है।
हम उसको साजिश कहेंगे, क्योंकि सरकार मुस्लिम समाज को सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पहले ही बांट चुकी है और अब वो वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करना चाहती है। यूपीए सरकार में 2013 में जो शक्तियां दी गई थी, कुछ संशोधन हुए थे उनको, और उससे पहले जो 1995 में वक्फ बोर्ड में जो सुधार हुआ था, उन सब के बदले उन सबको शक्तियों को कम करने और वक्फ बोर्डों में साजिश करने के लिए सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 ला रही है और इसमें 40 संशोधन हैं। वक्फ संशोधन बिल 2024 में जो संशोधन हो रहे हैं उनमें मुख्य संशोधनों को हम बताएंगे। नंबर 1, वक्फ कानून का नाम बदलकर वक्फ एकीकृत सशक्तिकरण, प्रबंधन, दक्षता और विकास नाम रखा जा रहा है। नंबर 2, कोई व्यक्ति अगर 12 साल तक वक्फ की जमीन पर काबिज है तो वो वक्फ की जमीन का मालिक हो जाएगा। नंबर 3, वक्फ में प्रतिनिधित्व के नाम पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम महिलाएं भी हो सकती हैं। नंबर 4, वक्फ की जमीन का खातों का प्रकाशन होगा, उसकी आय व्यय का लेखा जोखा का भी प्रकाशन होगा। वक्फ में स्थानीय एमएलए, एमपी, पार्षद भी हो सकते हैं और उनको उसमें शामिल किया जाएगा। हम जानते हैं आज के एमएलए, एमपी और पार्षद कितने ईमानदार हैं। जब मुस्लिम एमएलए होकर के मदरसों की जमीन बेच देते हैं, मस्जिद की दुकानों पर कब्जा कर लेते हैं और वक्फ की जमीनों में हेरा फेरी करके उसको बेच देते हैं, तब हम वक्फ में उनको रखेंगे तो हम जान सकते हैं कि वक्फ की संपत्ति का अस्तित्व क्या होगा। वक्फ में गैर मुस्लिमों को भी रखा जा सकता है। वक्फ में पूर्व जजों को रखा जाएगा, जबकि इस समय एडिशनल कमिश्नर उस चीज को देखते हैं। वक्फ में जो व्यक्ति जमीन को दान करेगा वो शरीयत का पक्का पाबंद हो सकता है। उसके अलावा आम मुसलमान अपनी संपत्ति को, अपनी जमीन को वक्फ नहीं कर सकता। वक्फ में लिखित घोषणा करनी होगी और उसका डिजिटल दस्तावेज में शामिल कराना होगा और ऐसे बहुत सारे प्रावधान वक्फ बोर्ड में जोड़ने जा रहे हैं जिससे जमीन वक्फ की ना होकर के जो लोग कब्जा करे हुए हैं वो ही उसके मालिक हो जाएंगे और वो ही धांधली करके, फर्जीवाड़ा करके उसमें गलत तरीके से दस्तावेजों में हेरा फेरी करके उस जमीन को बेच देंगे। जब सरकार की नीयत पर
लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है तो सुधार वाला काम भी गलत महसूस होता है। मौजूदा सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, आम जनता में आज ये बात आम हो गई है कि सरकार की सही बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इन 10 सालों में जमीनों के रेट 10 गुना हो गए हैं। बेचारे किसानों से जमीनें छीन ली हैं भूमाफियाओं ने और काले धन वालों ने, जमाखोरी करने वालों ने। कमजोर गरीब किसानों से मौके की जमीनों के उल्टे सीधे एग्रीमेंट करा करके उनका वक्त पर पैसा नहीं दिया। जमीनों के रेट दुगने तिगने चौगुने होते चले गए और उसका फायदा भूमाफियाओं ने और जमीन पर कब्जा करने वालों ने ले लिया और बेचारे किसान मुंह देखते हुए रह गए। मैं तो अपनी राय देना चाहता हूं कि किसानों की जमीन सिर्फ किसान या मजदूर ही खरीदेगा। कोई भी निर्माण करने वाली संस्था या कोई भी भूमाफिया, काला बाजारी करने वाला, गलत तरीके से जमीन को ऊंचे भाव में बेचने वाला जमीन नहीं लेगा। अगर वो जमीन लेगा तो जिस तरह से किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाती है और किसानों की जमीन का रेट 4 गुना देना होता है, ठीक उसी तरह से जमीन का किसानों से जमीन लेने पर किसानों को 4 गुना रेट देना होगा। सरकार इस पर काम करे। सरकार किसानों को, खासतौर से छोटे किसानों को क्यों भूमिहीन बनाती जा रही है, इस पर सरकार का कोई भी संशोधन नहीं आ रहा है। मोदी जी के राज में काले धन पर क्या अंकुश लगा? लोगों ने काले धन से जमीन खरीद ली और कौड़ियों के भाव में खरीद ली। गुना नहीं 10 गुना हो गया है। मोदी जी को, मौजूदा सरकार को हमारे संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। जो जमीन किसानों की है उसका मालिक किसान रहेगा, क्योंकि 4-4 पीढ़ियों में किसानी करते करते लोगों के पास सिर्फ वही टुकड़े बचे हैं जो उनके पास मौजूदा जमीन है। 86% किसानों के पास 15 बीघे से भी कम जमीन है और उस जमीन पर भी काले धन वाले डाका डाल रहे हैं। इस पर सुधार करना चाहिए था सरकार को। सरकार को इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोई फैक्ट्री बनाने के लिए या प्राइवेट आदमी या कोई उद्योगपति, कोई कारोबारी, कोई भी पैसे वाला जब किसानों की जमीन लेगा तो 4 गुने में लेगा, लेकिन जब बेचेगा तो सिर्फ जो है उसी दाम पर बेचेगा जिस पर जमीन का सर्कल रेट होगा। क्योंकि सरकार ने आजादी के बाद से, मैं मौजूदा सरकार को ही नहीं, आजादी के बाद से जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसका दुरुपयोग हुआ है। किसानों से पहले जमींदार जमीन छीनते थे, आज काले धन वाले भूमाफिया जमीन छीन रहे हैं। मैं तो इस बारे में चाहता हूं कि आज 70% लोगों की हालत बहुत खराब है कि लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, अपनी तकलीफ को जनता सरकार को बताए कि संपत्ति मात्र 2-3% लोगों पर पहुंच गई है। मोदी जी ने काले धन पर कार्रवाई करके नोटबंदी की, जबकि उस वक्त से जो जमीन खरीदी गई है उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये चाहूंगा
जब से उदारीकरण हुआ है 1991 से, उस वक्त जिन उद्देश्यों के लिए जमीनें खरीदी गई उन पर वो चीज निर्माण नहीं हुआ और कालाबाजारी हुई है। उन सब की जांच होकर संपत्ति पर संपूर्ण कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और